हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। तो वेरिकोज वेन भी एक काफ़ी कॉमन बीमारी है जिसमें कि मरीजों का प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। कुछ मरीज आकर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पैर पे ये जो नीली नीली नसें देख रहे हैं बड़ी बुरी लग रही हैं। तो दैट इज़ द अर्लीस्ट और इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन जिसको हम रेटिकुलर वेन कहते हैं। तो इसके में पैर पे नियर एंकल और एनी वेयर इन लेग, घुटने के नीचे मकड़ी के पैरों की तरह छोटे छोटे वेन्स या वेन्यूल्स दिखने शुरू होते हैं। मैं उसका फोटो दिखाने वाला हूँ। अब इसके आगे बीमारी बढ़ती है तो अब वहाँ पर फूली हुई नसें दिखती हैं, और यह नसें जो फूली हुई हैं वो या तो घुटने के नीचे पैरों में रहेंगी या कई बार घुटने के ऊपर जांघों में भी आती हैं। इसका भी मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा। यह वेरिकोज वेन का अगला स्टेज होता है, नेक्स्ट स्टेज होता है। यहां पर मरीज को सर्जरी की जरूरत आ जाती है। तीसरे स्टेज में अगर आप अभी भी ना जगे तो अब तीसरे स्टेज में पेशेंट के लेग में काले रंग का डिस्कलरेशन, जैसे अगर जो लोग सड़क बनाते हैं वो लोग लेदर के या फिर रबर के शूज पहनते हैं जिनको स्पेसिफिकली गेटर शूज कहा जाता है। तो जहां तक वह पैर का जूता होता है, रबर वाला जूता, हाफ लेग तक, उस एरिया को हम अंग्रेजी में गेटर्स एरिया कहते हैं। तो उस गेटर्स एरिया में ब्लैकिश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है और पैर वहां की सूखनी शुरू हो जाती है। इस डिफॉर्मिटी को शैम्पेन ग्लास डिफॉर्मिटी कहते हैं, इन्वर्टेड शैम्पेन ग्लास डिफॉर्मिटी। अभी भी आप नहीं जगे तो अब इसके बाद अगला स्टेज जो आता है उसमें पैरों के नीचे यूजुअली जो टखना होता है हमारा मैलियोलर एरिया, वहां पर बड़े बड़े अल्सर्स बन जाते हैं और ये अल्सर्स हील नहीं करते। इनको क्रोनिक नॉन हीलिंग वीनस अल्सर कहते हैं। अब यहाँ पर मरीज एक विशियस साइकिल में फंस जाता है जहाँ पर ये अल्सर हील नहीं करते और लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में चल करके इन अल्सर्स में कैंसर के चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो अब जरूरी है कि पहले यह जाने कि आपको वेरिकोज वेन है या नहीं है। अगर वेरिकोज वेन है तो जितनी जल्दी हो सके अपने नियर बाई सर्जन से मुलाकात करें ताकि वह इस बीमारी की क्लिनिकल और ज़रूरत पड़े तो इमेजिंग, जिसमें हम डॉपलर इमेजिंग कराते हैं, डॉपलर इमेजिंग करा करके पैर की नसों का, खून की नसों का आगे का असेसमेंट करें। अब यह क्वेश्चन मन में आएगा कि यार ये वेरिकोज वेन होगा कैसे। तो अगर आप लोगों को याद हो, जो 90 वाले या 80s वाले लोग होंगे उन्होंने कभी हैंड पंप चापाकल चलाया होगा। गर्मी के मौसम में वो पंप अक्सर सूख जाया करता था क्योंकि उसकी वॉल्व्स खराब हो जाती थी। वॉल्व का काम होता है पानी को नीचे से ऊपर आने देना और ऊपर आए हुए पानी को नीचे वापस नहीं जाने देना। ऐसे ही हमारे पैर की जो वेन्स होती हैं जो खून को लेके जाती हैं वापस, उनमें भी वॉल्व होता है। तो जैसे वो हैंडपंप का वॉल्व खराब हो गया तो पानी वहां पर रुक नहीं पाता, चला जाता है। ऐसे ही पैर की नसों का जब वॉल्व खराब हो जाता है तो ब्लड के सर्कुलेशन में दिक्कत आ जाती है। यह जानने के लिए आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। खैर, तो इस बीमारी में या तो घुटने के नीचे के छोटे छोटे वेन्स के वॉल्व खराब हो जाएंगे या जो जांघों के पास ऊपर, थाई में ऊपर की तरफ जो मेन वॉल्व होता है वो खराब हो जाएगा। एक बार खराब हुआ वॉल्व किसी भी तरीके से, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एनी अल्टरनेटिव मेडिसिन या किसी भी तरीके के स्टॉकिंग से वो वाल्व रिकवर नहीं करेगा। वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए गया। तो क्या हर वेरिकोज वेन में सर्जरी चाहिए? नहीं जी। अगर यह रेटिकुलर वेन है, रेटिकुलर मतलब बिल्कुल छोटे छोटे मकड़ी के पैरों की तरह लाल नीले छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं, तो इन पे आप पॉलीडोकेनॉल का इंजेक्शन लगवा करके स्क्लेरोज करा देते हैं। दे आर गुड फॉर रेटिकुलर वेन्स। अगर यह बड़े बड़े वेन्स हो चुके हैं, मोटे हो चुके हैं, जो कि दूर से दिख रहे हैं इमेज की तरह, तो ऐसी कंडीशन में आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। नहीं कराएंगे या देर से कराएंगे तो आप आगे पैर के डिस्कलरेशन
जो पैर काला पड़ने वाला है उसमें फंसेंगे, या फिर पैर में वीनस अल्सर बनेगा उसमें फंसेंगे, या वीनस अल्सर में कैंसर के चेंजेस आएंगे, आप उसके में अटकेंगे। तो अब इसके में सर्जरी होती है। वो सर्जरी एक ओपन सर्जरी होती है जिसकी में हम स्ट्रिपिंग करते हैं, पूरे के पूरे वेन को छोटे चीरे द्वारा डाल करके खींचकर निकाल देते हैं। यह टाइम टेस्टेड स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन इसमें पेशेंट का बेड रेस्ट का ड्यूरेशन 3 से 5 दिन का होता है। अल्टरनेटिवली भी आजकल फोम थेरेपी भी आ चुकी है जो कि सस्ती होती है। शॉर्ट टर्म में 6 से 8 महीने में इसका आउटकम ठीक रहता है। लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए स्टडीज ऑनगोइंग है। RFA और EVLT, जिसमें कि हम लेज़र या रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा वेन्स को हम जलाते हैं, यह लेटेस्ट एडवांसमेंट है सर्जरी के ट्रीटमेंट में। इनका भी आउटकम कंपेरेबल होता है, लेकिन ये कॉस्टली होती है। इसमें सर्जन की स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो आपका ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पर ये सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। कॉस्ट, सर्जिकल ट्रेनिंग प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यह तीनों रहेगा तो आप यह लेटेस्ट मोडेलिटी को अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज गोइंग फॉर दैट कन्वेंशनल स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन इज नॉट अ बैड ऑप्शन। तो अगर हमारे पास वेरिकोज वेन नहीं है, कितने चांसेस हैं कि हमें वेरिकोज वेन हो जाए? तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि वेरिकोसिटी इज द प्राइस फॉर वर्टिकलिटी। जो लोग ज़्यादा देर तक वर्टिकल खड़े रहते हैं, जैसे रिक्शा पुलर हो गए, या फिर सर्जन्स हो गए, या फिर सिक्योरिटी गार्ड हो गए, या फिर जो भी पर्सनल है जो ज़्यादा लंबे वक्त तक 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, उनके में यह वीनस प्रॉब्लम होने की शंका सबसे ज़्यादा रहती है, चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर क्या करें? तो ऐसे कंडीशंस में आप पैरों पे अपने पैर के हिसाब से नाप देकर या मेजरमेंट दे करके ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग बनवाइए। जो रेडीमेड स्टॉकिंग्स आती है वो आपके काफ के हिसाब से ठीक नहीं होती। इट मस्ट बी कस्टमाइज्ड। एक लूज ड्रेसिंग या लूज स्टॉकिंग पहनने का कोई बेनिफिट नहीं है। इट शुड बी वेल एंड स्नग फिट ग्रेजुएटेड स्टॉकिंग। तो किसे पहनना है? जिसका भी वर्किंग आवर लंबा हो उन्हें पहनना है। स्टॉकिंग 2 तरीके का होगा, एक बिलो नी जो पैरों के नीचे पहना जाए, दूसरा एबव नी जो घुटने के ऊपर जांघों तक आए। चूंकि एबव नी स्टॉकिंग को पहन करके रहना बड़ा मुश्किल होता है और इसमें पेशेंट का कॉम्प्लायंस कम रहता है, तो गोइंग फॉर अ बिलो नी स्टॉकिंग इज नॉट ए बैड आइडिया, नॉट ए बैड ऑप्शन। वन कैन रिसॉर्ट टू इट। दूसरी चीज़ कि अगर आप सर्जरी कर रहे हो, अगर आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स में हो, तो कोशिश करो कि आधे घंटे या 1 घंटे के बाद बैठ ले। अगर चांस मिले तो बैठने के बाद अपने पैरों को यूं सामने किसी और टेबल पे या कुर्सी पे उठा करके रख लें और टोज को मूव करा लें। ऐसा करने से वीनस ड्रेनेज या पैर की नसों से खून का वापसी का प्रवाह बढ़ जाता है। वीनस अल्सर होने के चांसेस, वेरिकोसिटी होने के चांसेस रिलेटिवली कुछ कम हो जाएंगे। या आप खड़े होकर के अपने पंजों पर टिप टो मूवमेंट, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। यह भी ठीक होता है, बीमारी से बचने के लिए अच्छा होता है। और मॉर्निंग वॉक मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर लाइफ। इससे जो हमारे काफ पंप्स होते हैं पैरों के, वो ठीक रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखते हैं। और वजन घटाना, अगर किसी का वजन बढ़ता जाता है, जो आदमी का BMI ज़्यादा रहेगा, जो लोग ओबीस रहेंगे, उनके में वेरिकोज वेन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर किसी के पैर में एक बीमारी होती है जिसे DVT कहते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है, इंजरी के दौरान हो सकती है। अगर काफ़ी देर तक आपने पैरों को मूव नहीं किया, लाइक लॉन्ग आवर्स ऑफ फ्लाइट्स, 12-12 घंटे 24-24 घंटे की फ्लाइट्स में, इसके बाद भी लोगों को DVT होने के चांसेस रहते हैं इनके बाद। तो अगर किसी को DVT हो रखा है तो इन DVT के पेशेंट्स में भी सेकेंडरी वेरिकोज वेन होने के चांसेस रहेंगे। अगर आपके घर में, परिवार में माता पिता को या सगे रिश्तेदारों में भाई को, बहन को वेरिकोज वेन की शिकायत है, तो हो सकता है जेनेटिकली आप भी वेरिकोज वेन की समस्या के लिए प्री डिस्पोज्ड हों। तो वापस वजन,
नियंत्रण में रखें, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग को अवॉइड करें, मॉर्निंग वॉक शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर डेली लाइफ सो दैट आपके काफ पंप एक्टिवेटेड रहे। काफ पंप मतलब पैरों का जो खुद का वेनस ब्लड को सर्कुलेट करने का जो तरीका होता है वह ठीक रहे। और अगर आप देर तक खड़े रह रहे हैं तो स्टॉकिंग का उपयोग अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। धन्यवाद। आगे सर्जरी के बारे में फिर कभी बातें होंगी। सी यू।